हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं सीयूईटी पीजी पेपर कोड सीओक्यूपी 11 के 2024 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और एनालिसिस। इस वीडियो में हम जो लैंग्वेज सेक्शन है जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश आता है उसका एनालिसिस करेंगे। बाकी जो आपके चार सेक्शन हैं जिसमें आपका है जीके, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, इसकी एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसको आप जाके चैनल पे देख सकते हो। अब एक क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की बहुत सारे लैंग्वेज से रिलेटेड। क्वेरी क्या होती है कि क्या हम लैंग्वेज का सेक्शन डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं? यानी कि हमें बाकी सेक्शन जो है, बाकी सेक्शन के क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं और हम हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं लैंग्वेज सेक्शन में। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? या फिर बाकी के क्वेश्चन हमें हिंदी में अटेम्प्ट करने हैं और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमें इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। एक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बाकी आपके चारों सेक्शन होंगे जिसमें आपका जीके, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये आपके जो चारों सेक्शन होंगे ये बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है? ये सेक्शन के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में भी शो होंगे और हिंदी में भी शो होंगे। बस डिफरेंस इतना होगा, आपने मान लो इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है, तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। लेकिन ऊपर आपका एक टॉगल बना होता है जिससे आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। तो वहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में चेंज कर सकते हो। तो बेसिक ये है कि बाकी आपके चारों सेक्शन जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में से होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, किसी में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जो मीडियम आप चूज़ करोगे लैंग्वेज सेक्शन आपको उसी मीडियम में अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लो आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया तो लैंग्वेज के सेक्शन में आपको हिंदी के क्वेश्चन ही करने हैं। या फिर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है तो लैंग्वेज के सेक्शन में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन ही करने हैं। तो मीडियम आपको उस अकॉर्डिंग चूज़ करना है जिसके क्वेश्चन आप लैंग्वेज सेक्शन में करना चाहते हो। बाकी सारे क्वेश्चन तो आपके बाइलिंगुअल ही होंगे, तो वो तो आप लैंग्वेज चेंज करके भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिक ही आपका क्लियर हो गया होगा कि जिस लैंग्वेज में भी आपको अ, जिस मीडियम में भी आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो लैंग्वेज आप चूज़ करो। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे दोनों मीडियम में से होंगे, तो वो उसको आप जैसी आपकी इच्छा हो, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। या फिर मान लो आपको लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ लूँ, समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लूँ, तो वैसा भी आप कर सकते हो, कोई उसमें इश्यू नहीं है। एक और क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम हिंदी के क्वेश्चन करें या इंग्लिश के क्वेश्चन करें या कहें मीडियम कौन-सा लें? तो देखो बेसिक कंडीशन ये है, अगर आप पहले से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आ रहे हो, तो आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करोगे। अगर आप स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम पढ़ते आ रहे हो, तो आप हिंदी मीडियम चूज़ करोगे। इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत मेनली उन स्टूडेंट्स को आती है जिन्होंने, मान लो आपने पहले हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी, अब आपने इंग्लिश मीडियम में स्विच कर लिया लेकिन इंग्लिश आपकी उतनी ठीक नहीं है। तो उस केस में स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बेसिक मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सामने ये कन्फ्यूज़न है कि अब मैं हिंदी लूँ या इंग्लिश लूँ, और आपकी दोनों ही कुछ ख़ास नहीं है। हिंदी भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, इंग्लिश भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। तो आप ये देखो, पहले तो आप जो मैं वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको आप पूरा एनालिसिस देखो। आप देखो कि किस लैंग्वेज के क्वेश्चन्स आप ज़्यादा सॉल्व कर पा रहे हो। 2023 वाला भी एक बार एनालिसिस देख लेना, उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं हिंदी के क्वेश्चन आसानी से कर पा रहा हूँ या मैं इंग्लिश के क्वेश्चन आसानी से कर पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको कंसीडर करना है कि क्या अगर मैं इंग्लिश मीडियम लूँगा या मैं हिंदी मीडियम लूँगा तो मेरे को प्रिपरेशन कितनी करनी पड़ेगी, कितना मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस, ये जो है आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। तो उसी के कंपैरिज़न में आपको हिंदी में देखना है कि कितना आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और अगर आपके पास टाइम है तो वो वाला सेक्शन आप ले लो, जिसमें आपको कम प्रिपरेशन से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बेसिक ये 2-3 पॉइंट ध्यान रख के आप अपना डिसीजन बना सकते हो। अब डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन में से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही 5-5 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएँगे। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के 2 तरीके मार्केट में आपको मिलेंगे। एक तो ये है कि पहले पैसेज को रीड कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओ। दूसरा ये कि पहले क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लो, उसके बाद पैसेज पढ़ो। तो क्या हमें करना चाहिए? तो देखो मेरी सामान्य राय ये रहती है कि अगर पैसेज लंबा है, ठीक है? अगर पैसेज थोड़ा लंबा है, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद पैसेज पे जाओ। लेकिन अगर पैसेज छोटा-सा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 10 लाइन का पैसेज है ये, 10-12 लाइन का पैसेज है, तो ये छोटा पैसेज है, आराम से इसको एक बार रीड कर लो, उसके बाद आराम से क्वेश्चन पे जाना। होता क्या है, अगर आप पहले क्वेश्चन रीड कर लोगे ना, तो पैसेज आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसमें आप क्वेश्चन ढूँढने लगोगे। तो पैसेज हो सकता है उस बार उसमें आपको इतने अच्छे से समझ ना आए। तो अगर लंबा पैसेज है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें फिर उसके बाद पैसेज रीड करना स्टार्ट करो। अगर छोटा पैसेज है, तो पहले पैसेज पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस पे जाओ। देखो पैसेज यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टडीज ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट emphasize द importance ऑफ गुड न्यूट्रिशन
अ हेल्थी एनवायरनमेंट एंड पेरेंट एजुकेशन, यानी कि कुछ स्टडीज़ की गई हैं डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट का मतलब क्या है? जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर जो स्टडीज़ की गई है, तो बताया गया है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या-क्या इंपॉर्टेंट है? 3 चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। एक तो गुड न्यूट्रिशन, अच्छा भोजन, एक तरह से पोषण, हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वस्थ पर्यावरण, और पेरेंट एजुकेशन, यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो कितने एजुकेटेड है, कितने पढ़े लिखे हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं किसी भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हैज़ बीन फाउंड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू द स्टिमुलस एट होम। अब देखो स्टिमुलस का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें उसे बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही है, जो भी चीज़ें उसे दी जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही है, वो एक बेसिक सेंस आप समझ लो इसका। यानी कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है, उसको घर पे कैसे उसको पॉजिटिवली स्टिमुलेट किया जा रहा है, उस पे डिपेंड करती है। हाई एंड लो स्टिमुलस होम्स वर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर टाइम एक्टिविटीज़ ऑफ पेरेंट्स, यानी कि खाली समय में, लेजर टाइम में पेरेंट्स घर पे उनको क्या चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, क्या उनको स्टिमुलस मिलता है। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक हाई स्टिमुलस होम है या लो स्टिमुलस होम है। अवेलेट क्या-क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ पेरेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयज़, स्पेस एंड बुक्स। इसके अलावा बेसिक कहने का मतलब क्या है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं, अगर हाई स्टिमुलस होम है तो उसमें हम वहाँ पे बच्चों को मिलेगा। चिल्ड्रन वर रेटेड ऑन एक्टिविटी लेवल एंड सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मोटर एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि चिल्ड्रन को रेट किया गया, बच्चों को रेट किया गया किस बेसिस पे? सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मोटर एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये 4 चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट्स को या बच्चों को, चिल्ड्रंस को रेट किया गया है। चिल्ड्रन फ्रॉम होम हाई ऑन स्टिमुलस स्कोर हायर ऑन 4 ऑफ द 6 एस्पेक्ट्स स्टडीज़, यानी कि ऐसे बच्चे जो ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे स्टिमुलस जो है हाई है, यानी कि बेसिकली कह सकते हो थोड़े अमीर परिवार हैं, उनमें से उन बच्चों में देखा गया कि 6 में से 4 पैरामीटर्स में वो बच्चे आगे हैं। वो 4 पैरामीटर कौन-से हैं? एक्टिविटी लेवल, सोशल, लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी कि जो थोड़े अच्छे परिवार के बच्चे हैं, जो थोड़े अमीर परिवार के, जहाँ पे उनको स्टिमुलस अच्छा मिल रहा है, वो इन 4 फील्ड में आगे हैं। Significant difference between adequately and non-adequately nourished children were observed on height, weight and intelligence, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको एडुकेटली कुछ नरिशमेंट मिल रहा है और ऐसे बच्चे जिनको एडुकेटली नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि पोषण उनको अच्छा नहीं मिल पा रहा, उसमें देखा गया कि कुछ डिफरेंस है, यानी कि जितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छा पोषण मिल पा रहे हैं और जिनको अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा, उनमें क्लियरली एक डिफरेंस देखा गया कि उनकी हाइट में, उनकी वेट में, उनकी इंटेलिजेंस में डिफरेंस मिला है। ऑल मेजर्स फेवरिंग द वेल नरिश्ड ग्रुप, यानी कि ऐसे सभी बच्चे जो वेल नरिश्ड है उनमें ये इनकी मात्रा ज़्यादा मिली है, उनकी हाइट भी अच्छी है, उनके वेट भी अच्छे हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल भी इन जनरल अच्छा है। ऑन मोस्ट मेजर्स द इनएडिक्वेटली नरिश्ड ग्रुप ऑल्सो शोड ग्रेटर वेरिएशन देन द एडिक्वेटली नरिश्ड ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि ये सामान्यतः ये देखा तो गया है कि जो वेल नरिश्ड चाइल्ड होते हैं, जिनका पोषण अच्छा मिलता है, वो उनकी हाइट, वेट या इंटेलिजेंस अच्छी लेवल की होती है। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं, जिनको नरिशमेंट उतना अच्छा नहीं मिला है, उनमें काफ़ी वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब क्या है? उनमें कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिल जाएँगे जो आपके बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत कम इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन जो एडुकेटली नरिश्ड अ, बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस उस लेवल पे देखने को नहीं मिला है। इंटेलिजेंस के, हाइट के, वेट के, इन लेवल पे नहीं मिलता। लेकिन जो कम नरिश्ड बच्चे होते हैं, उनमें ये डिफरेंस का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब देखो बेसिक सा आपका एक पैसेज है, मैंने बहुत टाइम लगा दिया आपको समझाने के चक्कर में, लेकिन आप रीड करोगे तो बहुत आराम से इसको आप रीड करके समझ सकते हो क्या इसमें बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ हाई स्टिमुलस होम, यानी कि इनमें से कौन सा फीचर जो है वो हाई स्टिमुलस होम के बारे में नहीं बताता। तो पहला यहाँ पे दिया है, पेरेंट्स हैव मोर फ्री टाइम, तो ये तो बताता है, जो हाई स्टिमुलस होम होते हैं उसमें पेरेंट्स के पास मोर टाइम होता होता है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है, टॉयज़ आर मेड अवेलेबल टू द चाइल्ड, यानी जो खिलौने हैं बच्चों को अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, खिलौने जो हैं बच्चों को मिलते हैं वहाँ पे, तो ये भी करेक्ट आएगा यहाँ पे। नॉट अ फीचर बताना, तो जो यहाँ पे नहीं होगा वो आपको बताना है। द चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू बुक्स, बुक्स भी उनको मिलती हैं, जो थोड़े अमीर बच्चे होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट वगैरह अच्छा मिलता है, उनको बुक्स भी मिल जाती हैं आराम से। देयर इज़ लेस स्पेस इनसाइड द होम, तो ये गलत होगा।
जो अमीर बच्चे होंगे, उनके घर में स्पेस जनरली ज़्यादा मिलेगा। अब कोई गाँव और शहर का कंपैरिज़न करोगे तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको मिल सकता है, लेकिन इन जनरल जो अमीर बच्चे होंगे या जिनके घरों का पेरेंट्स जो है ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा पैसे उनके पास हैं, उनका घरों का साइज़ थोड़ी बड़ा ही आपको मिलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे नॉट अ फीचर है ऑफ हाई स्टिमुलस होम। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, चूज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। टाइटल आपको चूज़ करना है। तो ये पहले जो आपके स्कूल में पैसेज आते थे उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, तो स्कीम की तो कोई खास बात यहाँ पे हो नहीं रही है। चाइल्ड मैनेजमेंट अ मिथ, मैनेजमेंट की भी कोई खास बात यहाँ पे नहीं हो रही, लेकिन इसको एक बार देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टिमुलस इन एडोलसेंस, एडोलसेंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही है, इन्फेंट की बात हो रही है, बहुत छोटे बच्चों की। द केस ऑफ वेरिएशन इन डिफरिंग नरिश्ड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि डिफरिंग नरिश्ड ग्रुप का मतलब क्या है, जो वेल नरिश्ड है और जो वेल नरिश्ड नहीं है, उनमें क्या डिफरेंस है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो मेनली ये एक्यूरेट लग रहा है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर फ्रॉम द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक मीनिंगफुली, यानी कि कौन सा वर्ड इसमें से करेक्ट होगा। तो इसमें तो अगर आप पैसे से हल्का सा भी रिलेट करो तो आप देख लोगे, वेल नरिश्ड यहाँ पे आएगा। वेल नरिश्ड चिल्ड्रन शो बेटर मोटर स्किल्स एज कम्पेयर टू द लेस नरिश्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर नॉट इंक्लूडेड इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो देखो, अगर डेवलपमेंट की स्टडी की जा रही है, तो उसमें इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयज़ है कि नहीं है। उनको इन पैरामीटर्स पे जज नहीं किया जाएगा कि किसके पास कितने खिलौने हैं, उसके हिसाब से उसकी डेवलपमेंट जज की जाएगी, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट जज करने के लिए इमोशनल ग्रोथ, लैंग्वेज स्किल्स, एक्टिविटी लेवल, ये सब चेक किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये है फिफ्थ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट है, अ चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द स्टिमुलस एट होम, स्टिमुलेशन एट होम। तो ये तो रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई 6 एस्पेक्ट ऑफ स्टडिंग द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट, तो ये सही है। पैसेज में बताया गया कि 6 एस्पेक्ट्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने एक तरह से निकाले हैं, आइडेंटिफाई किए हैं। इंटेलेक्चुअल एंड मोटर डेवलपमेंट आर नॉट इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ स्टडिंग अ चाइल्ड ग्रोथ, तो ये तो इसेंशियल एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। देयर आर नेग्लिजिबल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द एडुकेटली एंड नॉन एडुकेटली नरिश्ड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेग्लिजिबल डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे सफिशिएंट डिफरेंस है। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये पैसेज के 5 क्वेश्चन थे। जनरली ईज़ी लेवल, ईज़ी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, थोड़ा आसान ही पैसेज था। क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द करेक्ट मीनिंग फॉर ऑफ द टर्म एनविसाज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एनविसाज का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, एनविसाज का अगर थोड़ा देखो ना, तो फ्यूचर के बारे में सोचने का या फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाना, सोचना, इसको बोल सकते हैं आप। एनविसाज का मतलब बेसिक ये होता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, फोरसी इन माइंड, फ्यूचर के बारे में सोचना या आगे के बारे में परिकल्पना करना या कल्पना करना, ये आपका एनविसाज का बेसिक मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फोरसी इन माइंड, सोचना एक तरह से। अब देखो, यहाँ पे मैंने ये मेंशन भी कर दिया, अगर किसी को इसका मीनिंग रीड करना है तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो, टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि कुछ अच्छा सोचना आपके आगे के बारे में, वो आपका एनविसाज का मतलब होता है बेसिक। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल से आपका क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इजी। द वर्कर वर अस्योर्ड दैट यूनानिमस वोट। अब देखो, वोट तो जनरली एक ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ए। अ यूनानिमस वोट विल बी द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर इन द यूनियन इलेक्शन इन जुलाई। यहाँ पे देखो, यूनियन इलेक्शन की बात हो रही है, यानी किसी पर्टिकुलर इलेक्शन की बात हो रही है। कोई पर्टिकुलर इस तरह से रहता है, तो यहाँ पे द यूज़ करते हैं हम। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और द जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे द आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका जंबल्ड पैराग्राफ से क्वेश्चन है, जंबल्ड सेंटेंस आपको ये क्रिएट करना है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ना, जहाँ पे आपको सेंटेंस में अरेंज करना है, जंबल्ड पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, इसको मीनिंग पैराग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखो कि पैराग्राफ जब स्टार्ट हो रहा होगा, वो किसी चीज़ से, किसी टॉपिक पे स्टार्ट हो रहा है, तो उस टॉपिक की स्टार्टिंग आप देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है
और जब वो एंड हो रहा होगा तो वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप जैसे-जैसे रीड करोगे हर पैराग्राफ में कुछ मीनिंग अलग होता है, तो उसमें एग्ज़ैक्टली कोई रूल यहाँ पे काम करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैंने बेसिक आपको समझाने की कोशिश करी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आर्कियोलॉजी ऑन द वन हैंड created a more acute sense among the historians as the inscriptions unearthed by the archaeologists were more reliable foundation of historical knowledge। बेसिक इसमें ये है कि आर्कियोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है? तो अब हो सकता है कि आर्कियोलॉजी से ही टॉपिक स्टार्ट हो रहा हो, या हो सकता है इसके बारे में कुछ और पहले समझाया गया हो। तो ये पॉसिबल है कि ए से स्टार्ट हो जाए, लेकिन बाकी हम आगे रीड करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है एनी important development in the 19th century that shaped the terms of this discourse was the gradual extension of archaeological knowledge। अब देखो, ये जो फर्स्ट वाला आपका स्टेटमेंट है, वो इसके बाद आ जाना चाहिए। क्यों आना चाहिए इसके बाद? इसमें देखो एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट से स्टार्ट किया, यानी कि 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। यानी वन्स अपॉन अ टाइम इस तरह से स्टोरी स्टार्ट होती है, तो उस तरह से आप बेसिक आइडिया लगा लगा सकते हो कि बात जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 19th सेंचुरी से, उसके बाद जो है आर्कियोलॉजी के बारे में और डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी को पहले आना चाहिए और उसके बाद ए को आना चाहिए। आगे देखते हैं, हो सकता है ए के बाद कुछ और आ जाए। एक बार इसको रीड करके देखते हैं। द iconography, graphical material available from the fresco painting and the temple structure brought before the public a feeling of excellence about Indian art। यानी कि जो फ्रेस्को पेंटिंग और टेम्पल स्ट्रक्चर वगैरह जो है हमारे सामने आया है, उससे हमें इंडियन आर्ट के बारे में जो उसकी महानता है उसको वो जो है और सामने आई है एक तरह से। ऑन द अदर हैंड, अगली स्टेटमेंट है, ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिस्कशन ऑन इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आर्कियोलॉजी वाली स्टेटमेंट के बाद आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो वन ऑन वन हैंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन वन हैंड, और यहाँ पे आ रहा है ऑन द अदर हैंड। तो ये कुछ सेंटेंस होते हैं जिससे आप ऐड कर सकते हो। तो ऑन वन हैंड के बाद ऑन अदर हैंड आना चाहिए, यानी कि बी ए डी उसके बाद आना चाहिए, और ये फोर्थ आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा इंडियन आर्ट के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होना चाहिए बी ए डी सी। बी ए डी सी यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि इसके बारे में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। नथिंग बीट द टेस्ट ऑफ हनी फ्रेश फ्रॉम। यानी कि अब देखो यहाँ पे इसका आंसर जो है एपरी होगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसी जगह जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है, यानी कि बीज को पाला जाता है खासकर हनी के लिए, यानी कि मधुमक्खी से हनी लेने के लिए जहाँ पे पाला जाता है उसको बोलते हैं एपरी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है एपरी आंसर यहाँ पे आएगा। देखो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज के सेक्शन में ना कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जंबल पैरा वाला क्वेश्चन है, या आपका पैसेज है। ये जनरली आपको नया ही देखने को मिलेगा, ये आपका कोई पहले से नहीं पूछा गया होता, क्योंकि इसमें रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे आपका एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ लिया गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, या किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो जो आपके रिसेंट एग्जाम चल रहे हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। उससे आपका एक तो लेवल भी ठीक बना रहेगा, और हो सकता है कि उससे रिलेटेड वर्ड जो है आपके एग्जाम में भी देखने को मिले। जैसे यहाँ पे देखो ये पूछा गया प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो एपरी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये 2022 के एग्जाम में पूछा गया। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली चलते रहते हैं, या कुछ नए वर्ड्स आते रहते हैं, तो वही आपके एग्जाम में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको चाहो तो आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपको स्पेलिंग देखनी है, किसकी स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग गलत है, ये आपको देखना है। व्हेन ही हर्ड द एम्पायर फाइनल डिसीजन ही क्वाइटली पिक्ड अप हिज बेड एंड लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे 2 स्पेलिंग आपको देखनी है, एक हर्ड की और एक अंपायर की। देखो हर्ड की स्पेलिंग तो HEARD होती है, तो ये वाली करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अंपायर जो है यू से स्टार्ट होता है, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आएगा हर्ड, HEARD, और यहाँ पे आएगा अंपायर UM।
PIRE, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्पेलिंग पूछी गई है, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है कौन-कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो कमीशन की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, COMMISSION, तो कमीशन यहाँ पे करेक्ट है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सिंगल एम नहीं होता, यहाँ पे डबल एम होता है, ठीक है। अननेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी की यहाँ पे गलत है, डबल सी यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। फिर आपका रिसीवर, तो रिसीवर यहाँ पे कलेक्ट करेक्ट है, यहाँ पे मेमोंटो, ये भी करेक्ट है। तो AD और E, ये तीन स्पेलिंग्स आपके करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से स्पेलिंग यहाँ पे बतानी है आपको, यहाँ पे फिल करना है करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें अकोमोडेट की स्पेलिंग जो होती है उसमें डबल सी और डबल एम आता है, ACCO, MMODATE, अकोमोडेट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अकोमोडेट आएगा। अकोमोडेट। नेक्स्ट है आपका अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे फिल करना है। द कमिटी इज, आप यहाँ देखो ये तो सिंपल यहाँ पे इज आएगा, कमिटी इज डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, यहाँ पे इज, ये तो ईजी है, इज यहाँ पे आएगा। चूज द फ्रेज विच मीन्स टू लिमिट समबडी एबिलिटी, यानी किसी की एबिलिटी को लिमिट करना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पे क्लिप वन स्विंग, यानी क्लिप वन स्विंग का मतलब क्या होता है, किसी को रेस्ट्रिक्ट करना, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो वन वर्ड हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे, ये अब आपको बाकी एग्जाम से सिमिलर यहाँ पे देखने को कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया है, टू क्लिप वन स्विंग, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पूछा गया है तो रिस्ट्रिक्ट समवन फ्रीडम, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है टू रिस्ट्रिक्ट समवन्स फ्रीडम, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एंटोनिम बताना है कॉर्पुलेंट का। कॉर्पुलेंट का मतलब ये होता है जो बहुत ही मोटा इंसान हो, कुछ हद से ज़्यादा ही, उसको कॉर्पुलेंट बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इमेसिटी, इमेसिएटेड। इसका मतलब क्या होता है, कोई, वैसे तो इसका एग्जैक्ट मतलब देखो तो क्षीण मतलब होता है इसका, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसको बोल सकते हैं जो दुबला पतला व्यक्ति होता है उसको हम बोल सकते हैं इमेसिएटेड, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये देखो SSC CGL CHSL के एग्जाम में इसको पूछा गया है, कॉर्पुलेंट का जो है इसमें सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है। आपके एग्जाम में एंटोनिम आया है कॉर्पुलेंट का, यहाँ पे सिनोनिम आया है, तो इसको आप देख सकते हो। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिवली फैट और ओवरवेट। बाकी और इसके बारे में रीड करना तो इसको यहाँ पे आप एक बार पॉज करके रीड कर सकते हो। देखो ये आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया। इंग्लिश में जनरली आप देखो तो 15 क्वेश्चन अगर मान लो आपके आते हैं 75 में से, तो जनरली 12 से 13 क्वेश्चन आपके ईजी टू मॉडरेट लेवल के रहेंगे। एक से दो क्वेश्चन हो सकते हैं आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे, या जिसमें अ, दिक्कत आपको हो सकती है, गलत आप मार्क कर सकते हो। बाकी जनरली 15 में से 12-13 क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्वेबल होते हैं। हिंदी पे आ जाते हैं आप। इसमें देखो और छोटा पैसेज दिया हुआ है, इसमें तो और भी छोटा है, इंग्लिश से भी छोटा है और ईज़ी भी है थोड़ा। इसमें कवि के रूप में गोस्वामी जी, अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की बात हो रही है, लेकिन उनकी बात नहीं भी हो रही तो भी आप पढ़ के आराम से पैसेज अटेम्प्ट कर सकते हो अगर नहीं भी पता लगा आपको तो। कवि के रूप में गोस्वामी जी की बहुमुखी कवि प्रतिभा की ओर हम संकेत कर चुके हैं। शिक्षित अशिक्षित, पंडित साधारण जन उनकी कविता के दायरे में है, यानी कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, पंडित हो या साधारण हो। पंडित का मतलब क्या है, यहाँ पे पढ़े लिखे से मतलब है कि बहुत जो विद्वान व्यक्ति है या जो साधारण व्यक्ति है, वो सभी जो हैं वो गोस्वामी जी की जो कवि प्रतिभा है उससे, उनकी कवि संवेदना जो है उसमें शामिल है, यानी कि सभी उनकी कविताओं को आसानी से समझ सकते हैं। उनकी कवि संवेदना में अपने ढंग से शामिल है। उनकी कविता लोक जीवन के उनके गहन एकात्म का प्रतिफल है। शास्त्रज्ञ और पंडित होते हुए भी मूलतः किसान संवेदना के कवि हैं, यानी कि उनकी कविता का मेन विषय क्या है, मूलतः उनकी संवेदना जो है वो किसान से रिलेटेड है। साधारण जन यानी कि कॉमन पीपल, आम लोग, उससे रिलेटेड है। उनके सुख दुख से उनका गहरा नाता है। कोमल पुरुष, सुंदर, रौद्र, प्रकृति के नाना प्रकार, नाना रूप उनकी रचनाओं में हैं। बेसिक कहने का मतलब ये है कि गोस्वामी जी जो हैं एक बहुत अच्छे कवि हैं और सभी लोग उनकी कविता समझ सकते हैं।
किसान साधारण जन के बारे में मेनली वो लिखते हैं। क्वेश्चंस देखो, ईज़ी क्वेश्चंस ही हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लग सकते हैं हिंदी में भी। पहला गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन-सा अन्य से भिन्न है? देखो शिक्षित, अशिक्षित ये तो आया है, पंडित साधारण ये भी पैसेज में आया है, एकात्म और एकनिष्ठ। अब देखो ये ऑपोज़िट भी नहीं है, यानी कि विलोम शब्द भी नहीं है और पैसेज में आए भी नहीं है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सुख-दुःख भी पैसेज में आया है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गद्यांश के अनुसार गोस्वामी जी किसके कवि नहीं हैं? तो साधारण जन के कवि है, किसान संवेदना के कवि है, लोक जीवन के भी कवि हैं, लेकिन पराधीनता के कवि नहीं हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गद्यांश के अनुसार गोस्वामी जी की कविता के दायरे में कौन शामिल है? यानी कि कौन-कौन जो है उनकी कविता से एक तरह से बोल सकते हो रिलेटेड है। किनसे रिलेटेड वो कविताएँ लिखते हैं? तो शिक्षित जो है उनकी कविता को समझ सकते हैं, अशिक्षित भी समझ सकते हैं, पंडित भी समझ सकते हैं और साधारण लोग भी समझ सकते हैं। यानी कि चारों जो है उनसे रिलेटेड रिलेटेड हैं। ए, बी, सी, डी, फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, गद्यांश में उल्लिखित पुरुष शब्द का आशय क्या है? पुरुष शब्द का मीनिंग क्या है? अब देखो यहाँ पे पुरुष शब्द का मीनिंग पुरुष तो है ही, कठोर भी है। कठोर यहाँ पे मीनिंग किस तरह से हो सकता है कि अगर आप देखो संस्कृत के अंदर एक शब्द होता है परुष, ठीक है? ये संस्कृत में एक वर्ड होता है और इसका मतलब होता है कठोर, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप पैसेज देखो, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सुंदर रौद्र, यानी कि ऑपोजिट बात यहाँ पे करने की बात हो रही है। सुंदर है, अगला रौद्र है, इसका मतलब है विलोम शब्द यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक कोमल है, यहाँ पे देखो कोमल और पुरुष। शायद यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे पुरुष की जगह यहाँ परुष यहाँ पे लिखा गया हो और गलती से यहाँ पे पुरुष लिख दिया गया हो। तो हुआ क्या है कि एनटीए ने जो अपनी आंसर की दी है, उसके अंदर इसके दोनों आंसर दिए हुए हैं। पुरुष भी सही दिया हुआ है और कठोर भी सही दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो, बाकी मैंने आपको बता दिया। संस्कृत के अंदर परुष का मतलब होता है कठोर, तो यहाँ पे हो सकता है कि पुरुष सेम ही इसको मान लिया गया हो, तो यहाँ पे कठोर भी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप पैसेज के हिसाब से देखो तो वहाँ पे परुष शब्द आना चाहिए था और उसका मतलब जो होता है वो कठोर होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में पुरुष भी दे दिया है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे एनटीए ने सही माने हैं। दोनों में से कोई भी आप चूज़ करते, आपको वहाँ पे पूरे नंबर आपको मिल जाते, +4 आपको मिलता। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पैसेज का, गद्यांश का। गद्यांश में प्रयुक्त सुख-दुःख में कौन-सा समास है? सुख-दुःख, यहाँ देखो ऑपोज़िट है। सुख-दुःख का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑपोज़िट यूज़ किए गए हैं और ध्यान रखो, जहाँ पे भी ये बीच में ऐसा वाला साइन होता है ना, इसको बोलते हैं योजक, ठीक है? या इसको रीड करने के लिए इसको हम और पढ़ सकते हैं, यानी कि सुख और दुःख, माता और पिता, तो और की जगह हम यहाँ पे योजक चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ऐसा दिखे, ऑपोज़िट दिखे एक तो और योजक लगा हो, तो उसमें जो है आपका द्वंद्व समास होता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विपरीत अर्थक शब्द, यहाँ पे ऑपोज़िट यानी कि विलोम शब्द दिए हुए हैं, वो आपको देखने हैं। यहाँ पे अनुग्रह, अनुग्रह का यहाँ पे हो जाएगा विग्रह, ठीक है? अनुग्रह अनुग्रह का विग्रह, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो फर्स्ट का फोर्थ जो है सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन में आपको करेक्ट दिया हुआ है। तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप और भी मिला सकते हो, लेकिन मेनली ये है कि आपने अगर 1-2 भी ठीक यहाँ पे मैच कर लिए, तो ऑप्शन में से आप एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे मैंने मान लो अनुग्रह का विग्रह आप लगा लिया, बाकी आपको पता ही नहीं है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ए का फोर्थ जो है सिर्फ सेकंड में दिया हुआ है, बाकी सब में तो इसमें ए का फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें ए का सेकंड, इसमें ए का सेकंड दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 1-2 भी आपने लगा लिए, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। बाकी अनुराग, अनुराग का आपका होगा विराग, फिर है सहयोग, सहयोग का आपका हो जाएगा, ये बेसिकली सहयोगी होना चाहिए था, ठीक है? ये आपको मिलेगा एनडीए के एग्ज़ाम में, कुछ कुछ गलतियाँ आपको मिलेंगी 1-2, तो सहयोगी का यहाँ पे हो जाएगा वियोगी। दुराग्रह का हो जाएगा आग्रह, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। शुद्ध वाक्य को चिह्नित करना, यानी कि कौन-सा इसमें से करेक्ट वाक्य है वो आपको बताना है। कवियों को काव्य करते समय सानंद मिलता, तो सानंद तो कुछ नहीं होता, आनंद होता है, तो ये गलत हो गया। कवियों को काव्य सर्जना के करते समय, के करते नहीं होता, करते समय लिख सकते हैं हम, तो ये भी गलत हो गया। कवियों को कविता सर्जना के करते समय, फिर वही के करते समय आ गया, के की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत हो गया।
कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सुव्यवस्थित करना है। अब देखो इंग्लिश में कितना थोड़ा-सा टिपिकल वहाँ पे पैसेज आता है। जम्बल्ड पैरा वाला यहाँ पे थोड़ा ईज़ी है। इसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आखिर गधे लेकिन वहाँ भी काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? देखो काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप सीधा बना सकते हो कि पहले सी आना चाहिए फिर डी आना चाहिए। तो देखो किसमें पहले सी आ रहा है फिर डी आ रहा है। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ फोर्थ वाला ऑप्शन है जिसमें पहले सी आ रहा है फिर डी आ रहा है। ठीक है, तो बाकी तो है ही नहीं, तो इसको आप यहाँ से भी लगा सकते हो। काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ भी आखिर गधे तो होते ही हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। सी डी बी ए ई, सी डी बी ए ई, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ भी आखिर गधे तो होते ही हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची शब्द। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द जो है ढूंढने हैं। तो फर्स्ट है आपका कुंभ। कुंभ का क्या होगा? कुंभ का आपका हो जाएगा पर्यायवाची घड़ा। कुंभ का घड़ा। अब देखो कुंभ का घड़ा नहीं, फर्स्ट का सेकंड, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन ये तो पहले ही कट गया आपके। फिर है महाधीर। महाधीर का क्या होगा? महाधीर का होगा शेषनाग। महाधर सॉरी, महीधर। महीधर का होगा शेषनाग। फिर अधर, तो अधर का मतलब तो ओठ होठ होता है, लिप्स आपके। तो सी का होगा फोर्थ, और डी का आपका ऑटोमेटिकली वन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वन का सेकंड, बी का थर्ड, वन का सेकंड, बी का थर्ड। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी का फोर डी का वन। सी का फोर डी का वन, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम को कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखो तद्भव और तत्सम होते क्या है? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में थे और संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं। जैसे विद्यालय है आपका, विद्यालय आपका संस्कृत शब्द है, लेकिन इंग्लिश में हिंदी में भी विद्यालय को विद्यालय की तरह ही यूज़ किया जाता है। विद्यालय हम हिंदी में भी बोलते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? सॉरी, ये उल्टा बता दिया मैंने। तत्सम का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट आ गए हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया भी होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमने संस्कृत से ले लिए हैं, उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, जीवन, प्रधानमंत्री, नगर, मुद्रा, स्वयं, भोजन, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, जिसको हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं। तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जो आपके संस्कृत के शब्दों से बने होते हैं, लेकिन वो बिगड़ के बने होते हैं। जैसे आपका एक शब्द शब्द हिंदी में हम यूज़ करते हैं आग, लेकिन आग बना किससे? अग्नि से बना है। इसी तरह से हिंदी में हम यूज़ करते हैं जीभ, जीभ बना किसका? जीवा से बना है। तो इस तरह के शब्द जो बिगड़ के बने हैं उसको हम बोलते हैं तद्भव, और जो सेम यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं तत्सम। तो इसमें अगर बात करें तो जो जमाई है वो जमात्री से नहीं बना है, तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये युग्म जो है यहाँ पे सही नहीं है, बाकी जो तीनों हैं ऑप्शन वो करेक्ट हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ थोड़ा मुश्किल ये क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट को इतना नहीं पता रहता है कि कौन सा शब्द आपके तद्भव है, कौन सा तत्सम है। ये थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपका शेष महेश गणेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे उपयुक्त पंक्ति पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो है इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है? कोई वर्ण या कह सकते हो एक तरह से ध्वनि जो है वो बार-बार रिपीट हो रही है और उससे थोड़ा ऐसा हो कि गाने जैसा वो आपको बन जाए। तो देखो यहाँ पे भी से एस, 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 एस इस तरह से जो है रिपीट हो रहा है एस, एस। तो यहाँ पे जो आपका अलंकार हो जाएगा ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन एचएसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2018 में। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश साहू जाहि निरंतर गावे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब देखो इसमें जो आप क्वेश्चन देखो इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये अलंकार जो अनुप्रास अलंकार होता है उसके भेद होते हैं उसमें है। लेकिन मेरे ख्याल में इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं, आपको बस इतना बताना हुआ होगा कि अनुप्रास अलंकार है, कोई और सा अलंकार है। बस इसमें आपको जाना है। इसके अनुप्रास अलंकार के और कितने टाइप होते हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
दध्योदान, अब देखो ये जनरली ये दध्योदन होता है, ये आ की मात्रा यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे दध्योदान पूछा गया है, संधि विच्छेद इसका पूछा गया है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो दधि प्लस ओदन होगा, ठीक है? ये दध्योदान होगा। देखो ये यूटीईटी के पेपर में पूछा गया है, दध्योदन शब्द में कौन सी संधि है? अब देखो ये भी थोड़ा डिटेल में आप चाहो तो ये कवर कर सकते हो कि संधि के टाइप कितने होते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो सकता है आपके में आ जाए, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। बेसिकली आप में आपके एग्ज़ाम में जो संधि विच्छेद है वही पूछा जाता है। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आप बोल सकते हो, व्यंजन के टाइप अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आप कर लोगे, नहीं पढ़े हुए तो इसको करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पहला है द्विगुण व्यंजन, तो इसमें से द्विगुण व्यंजन कौन-सा है? तो ये जो है आपका सेकंड वाला ड, ड़, ये आपका द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। फिर है आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपका त्र है यहाँ पे। फिर है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे ल है। फिर है ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन यहाँ पे ह है। ठीक है, तो इससे देखोगे आप तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा तो ही आप कर पाओगे, तो आप कोशिश करो ये कि व्यंजन के टाइप जो हैं आपके वो भी आप कवर कर लो। नेक्स्ट है अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका अभिप्राय क्या है? तो अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ, ये तो ईज़ी है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर है द्विगुण समास का उदाहरण क्या है? द्विगुण समास का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई वर्ड जिसके आगे कोई नंबर दिया हो, ठीक है? जिसके आगे कोई नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पे देखो पंच है यानी 5 और वो ग्रुप का वहाँ पे भाव बना रहा हो, या पंचवटी का मतलब क्या है? जहाँ पे 5 वटी का समूह। यहाँ पे देखो चतुर, चतुर का मतलब क्या है? 4, दोपहर यानी 2 पहर, 2 है यहाँ पे आगे। तो जिसके आगे कोई नंबर लगा हो, वो आपका द्विगुण समास होता है। नराधम में ऐसा कुछ नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे द्विगुण समास यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला पद जो है वो आपका संख्यावाचक होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और वो समूह या फिर समाहार का बोध करा रहा हो। जैसे चारपाई का मतलब क्या है? 4 पैरों का समूह। तिमाही का मतलब क्या है? 3 माहों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। तो ये सारे आपके द्विगुण समास होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे समास आपको पहचानना है इसमें। देखो, एक तो मैंने आपको द्विगुण समास ही बताया कि द्वमातुर, 2 है यहाँ पे, आगे 2, तो इसको आप ऐसे ही मिला सकते हो कि डी का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। तो देखो ये सेकंड वाला और ये वाला तो ऑप्शन तो पहले ही आपका कट गया। फिर और आप इसको देख सकते हो इस तरह से, यथाशक्ति, यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है? तो ए का 4 हो जाएगा। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में आपका तत्पुरुष समास है। फिर है आपका लाल पीला, लाल पीला में आपका कर्मधारय समास है। ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हिंदी वाला सेक्शन होगा, देख लो आप, जो ईज़ी आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। बाकी 2024 के पेपर का एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 2024 का। 2023 का देखना चाहो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे या फिर पीवाई को फॉर सीयूईटी पीजी विद्यासागर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। इसमें जाके आप प्लेलिस्ट में 2023 का जो एनालिसिस है वो भी आप देख सकते हो, 2022 का भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कोर्सेज़ या टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसको डिटेल को आप रीड कर सकते हो, या फिर और कोई डिटेल आपको जाननी है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करके और कुछ आपको पूछना है टेस्ट सीरीज़ या कोर्स के बारे में तो उसको आप पूछ सकते हो। और कोई आपकी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।